Hello students, in this video we'll discuss chapter number 11 हाइड्रोस्फीयर। बेटा पढ़ना क्या है इस चैप्टर में हमको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब है हाइड्रोस्फीयर का। फिर हम देखेंगे टाइड्स क्या होती हैं, टाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइड्स का पैटर्न क्या है। फिर हम पढ़ेंगे ओशन करेंट्स को, ओशन करेंट्स के सर्कुलेशन पैटर्न को और इनके इफ़ेक्ट्स को। तो बेटा आपने बहुत जब छोटे होगे तब से सुना होगा कि जब हम अर्थ को आउटर स्पेस से देखते हैं तो ये हमें कैसी दिखाई पड़ती है, ब्लू। ये हमें ब्लू क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि हमारी अर्थ सरफेस का 71% जो पार्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 71% जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है, वाटर से। क्लियर हुई बात। जब आप आउटर स्पेस से अर्थ को देखते हो तो ब्लू दिखती है, और ब्लू दिखने का कारण क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली हमारी अर्थ का जो 71% पार्ट है वो किससे कवर्ड है, वाटर से। और दूसरा हम हाइड्रोस्फीयर के मीनिंग को समझेंगे। तो हाइड्रोस्फीयर को पहले आप बहुत अच्छे से हिंदी में समझो, फिर जो बुक में लिखा है वो हम पढ़ेंगे। बेटा देखो, हमारी जो एयर है उसमें भी मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होता है, तो वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। ज़मीन के अंदर जो पानी है जिसको हम बोरिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं, है ना, ट्यूबवेल्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। और ज़मीन के ऊपर जितना पानी है वो तो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है ही। क्या ये बात समझ में आ गई। ज़मीन के ऊपर जो ओशंस हैं, जो लेक्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं, जो रिवर्स हैं, उनमें जो वाटर है वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। एंड इवन जो हमारी एयर है उसमें जो हवाएं हैं उनमें भी नमी है, मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, तो वो भी किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। तो यहाँ से अब आपको ये 4 लाइनें लर्न कर लेनी है बेटा। प्रॉपर लर्न मीन्स एज इट इज़ लर्न, क्योंकि इससे अच्छी डेफिनेशन या मीनिंग हाइड्रोस्फीयर का हो ही नहीं सकता। क्या है हाइड्रोस्फीयर? कंबाइंड मास ऑफ वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्फीयर? इट रेफर्स टू द कंबाइंड मास ऑफ वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। अब कहाँ कहाँ पर मिलता है अर्थ के ऊपर पानी? ओशंस में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, एटमॉस्फेयर में भी मिलता है ना। वाटर वेपर एयर का कंपोजिशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ आर्गन है, नियॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वहीं वाटर वेपर का भी कुछ परसेंटेज होता है। देन अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे जो पानी है, इस सबको मिला के क्या बनता है, हाइड्रोस्फीयर। अब बेटा पानी की जो मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना, या वाटर साइकिल। देखो नदियों तालाबों से कंटिन्यू एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन होता है तो पानी ऊपर की तरफ जाता है ना, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, फिर कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स फॉर्मेशन हो गए, उसके बाद वो पानी वापस से नीचे आ जाता है। ये साइकिल आप लोगों ने पढ़ी होगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर अराउंड अर्थ के चारों तरफ, ओवर अर्थ के ऊपर, और थ्रू द अर्थ के थ्रू जो भी वाटर का मूवमेंट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल। ये की प्रोसेस है हाइड्रोस्फीयर का। अगर पूछा जाएगा व्हाट इज़ द की प्रोसेस ऑफ हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर की प्रोसेस क्या है, तो बोल देना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल, जिसमें वाटर की मूवमेंट कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू एवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। तो पहला जो मेजर सोर्स है वो है ओशन वाटर। 97% जो अर्थ के ऊपर वाटर अवेलेबल है वो अवेलेबल है ओशंस में। जिनमें जो पानी है, देखो कितने ओशन हैं, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है, सदर्न ओशन है, ये 5 मेजर ओशन है। तो इन 5 मेजर ओशन में अर्थ में जो पानी प्रेजेंट है उसका 97% पानी है, पर ये पानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब बचा 3%। अब इस 3% में से 2.3 तो लॉक्ड है पोलर आइस कैप्स में। और अच्छी बात है कि बेटा ये लॉक्ड है, नहीं तो हम जंगली इंसान उसे भी ख़त्म कर देते। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि पोलर आइस कैप्स में लॉक्ड है। जैसे हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं निकाल सकते, ये ज़रूर अलग बात है कि ग्लोबल वार्मिंग हम कर रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, है ना, हमारे हाथों में होता तो हम इसको भी खा चुके होते, मतलब पी चुके होते। तो 97% ओशन वाटर है विच इज़ सॉल्टी, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पर ऐसा नहीं है बेटा,
सऊदी अरेबिया इसी पानी को कन्वर्ट कर रहा है सॉफ्ट वाटर में और पूरे लोगों को सप्लाई कर रहा है और अपनी गुजर बसर कर रहा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये यूज़फुल नहीं है, ये यूज़फुल है। क्लियर है? चलो, तो जो बचा हुआ 3% है उसमें से 2.3 तो कहाँ हो गया, लॉक्ड हो गया पोलराइज में, और बचा हुआ जो 0.7% है ये अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर, बट 0.66% इज़ ग्राउंड वाटर, और जो रेस्ट 0.03% है वो अवेलेबल है रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में। अब फिर से ध्यान से सुन लो एक बार, जो बैलेंस 0.7% बचता है ये अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर, पर इसका भी 0.66% तो ग्राउंड वाटर है, और बचा हुआ जो पानी 0.03% है वो फ्रेश वाटर है। वो कहाँ अवेलेबल है, रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में। कहाँ कहाँ पर, नदियों में, झरनों में, और कहाँ पर, स्ट्रीम को बेटा धारा बोल सकते हैं, ठीक है। तो धाराओं में, झरनों में और नदियों में जो पानी अवेलेबल है वो फ्रेश वाटर का सोर्स है, पर उसका परसेंटेज सिर्फ 0.03% है। तो आप सोचो कितना लिमिटेड स्टॉक हमारे पास यूजेबल वाटर का अवेलेबल है। 97 तो गया ओशन में, जिसको अभी हम इंडियंस तो यूज़ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा अभी नहीं है या हमारी नीड उतनी नहीं है कि हम ओशन वाटर को कन्वर्ट करें यूजेबल वाटर में, है ना, जो फिट हो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो हम वो तो करने से रहे। फिर बचा हुआ 2.3% में से 2.3 कहाँ पर है, पोलराइज कैप्स में है। अब 3 में से 2.3 चले गए तो बचा 0.7 फ्रेश वाटर है, और इस 0.7 में से भी 0.66 ग्राउंड वाटर है, बचा 0.03। ये कहाँ पर अवेलेबल है बेटा, रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में। तो आप सोचो आपके पास कितना लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। तो अब आप लोगों ने देख लिया हमारे पास लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, दैट इज 0.03%। ये रिवर्स में, स्ट्रीम्स में और पॉन्ड्स में। पॉन्ड्स बोले तो तालाब, स्ट्रीम्स बोले तो धाराएं, और रिवर्स बोले तो नदियों में। एंड 0.66% इज ग्राउंड वाटर, इतना ग्राउंड वाटर है। सेकेंड, वाटर ऑन लैंड, ज़मीन के ऊपर पानी जो है। बेटा आपसे कोई पूछेगा कि भाई ज़मीन के ऊपर पानी कैसे आया, तो आप सबको पता होना चाहिए कि इट्स अ रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, है ना। जब बारिश का पानी गिरता है तो ज़मीन पे, तालाबों में, नदियों में, झरनों में इकट्ठा हो जाता है। कई बार हम आर्टिफिशियली कोई लेक, कोई पॉन्ड बनाते हैं, वहाँ पर वो पानी इकट्ठा हो जाता है। और सीपेज फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर, कई बार ज़मीन के अंदर का पानी भी ज़मीन के ऊपर आ जाता है। बेटा भले ही वो ज़मीन के अंदर का पानी हो या बारिश के पानी से इकट्ठा हुआ पानी हो, इससे क्या बनती हैं, स्ट्रीम्स, रिवर्स, जो ज़मीन के ऊपर बहती हैं और फाइनली किसको ज्वाइन कर लेती हैं, सी को ज्वाइन कर लेती हैं, है ना। जैसे हम बोले कि हमारे यहाँ से जो इंडस रिवर निकलती है ना, वैसे निकलती है तो वो कहाँ से, तिब्बत से, फिर इंडिया आती है, फिर पाकिस्तान चली जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर भी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, इंडिया आती है, फिर बांग्लादेश चली जाती है। गंगा रिवर हमारी अपनी रिवर है, यमुना रिवर हमारी अपनी रिवर है। अब जैसे गंगा कहाँ पर ड्रेन करती है अपने वाटर को, बे ऑफ बंगाल में, ऐसे इंडस रिवर कहाँ ड्रेन करती है, अरेबियन सी में। तो कहीं ना कहीं बेटा ये जो रिवर्स होती हैं ये अपने पानी को किस में ले जाके छोड़ देती हैं, सी में। अब हम अंडरग्राउंड वाटर की बात करेंगे, ज़मीन के अंदर का पानी, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर। ये जो वाटर है ये भी प्रेसिपिटेशन से ही आया है, द वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। देखो ज़मीन के अंदर कितना पानी है, क्या पानी है, अभी हम उसकी बात नहीं करें। हम तो ये बोल रहे बेटा कि जब बारिश होती है तो जहाँ पर भी कच्ची ज़मीनें होंगी, सीमेंटेड ज़मीनों की बात नहीं कर रहे हैं हम, जहाँ पर भी कच्ची ज़मीनें होंगी उन ज़मीनों पे जो पानी गिरेगा उसका कुछ परसेंट पानी तो बह जाएगा, पर कुछ परसेंट पानी ज़मीन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। परकोलेशन होगा, सीप मतलब क्या बोलते हैं, सॉइल एब्जॉर्ब करेगी, क्लियर है। परकोलेशन होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, या सॉइल एब्जॉर्ब करेगी। कुछ पानी तो बह जाएगा, ये हमें पता है, और कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो अंडरग्राउंड वाटर भी एक तरीके से किससे ही आता है, प्रेसिपिटेशन से ही आता है, दैट इज़ फ्रॉम रेन और स्नो फ्लोज। कई बार बारिश होती है, कई बार बर्फ़ पड़ती है, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। अब जब बारिश पड़ेगी तो कुछ पानी एवोपरेट होगा और कुछ पानी फ्लो कर जाएगा और कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा।
अंडरग्राउंड वाटर समझ में आया बेटा? देखो, बारिश का पानी जब ज़मीन के ऊपर गिरता है तो बहुत सारा पानी बह जाता है, बचा हुआ पानी एवापोरेट होता है, पर कुछ पानी ज़मीन के अंदर भी चला जाता है, जिसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं द रेस्ट सिंक्स इनटू द सॉइल। ज़मीन के अंदर सिंक कर जाता है। इसको इन्फिल्ट्रेशन या परकोलेशन भी कहते हैं। बेटा, जो भी पानी इन्फिल्ट्रेट होता है, परकोलेट होके अंदर जाता है ज़मीन के, वो कलेक्ट हो जाता है अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड। इसी को हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। जो सॉइल में, सब सॉइल में या बेडरूक में रहेगा। बहुत सारा पानी तो बेटा अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाता है? सी में पहुँच जाता है। पर कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम ऐसे होते हैं जहाँ पानी सेचुरेटेड होता है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और ये पानी फिर रेडीली आपको मिल जाएगा। आप वेल के थ्रू उस पानी को निकाल सकते हो इजीली। उससे हम क्या कहते हैं? एक्यूफर। ठीक है। और कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि कई बार पानी अपने आप ही ऊपर आने लग जाता है, रिवर्स में, स्प्रिंग्स में। मतलब एक जगह ऐसी बन जाती है जहाँ ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो अपने आप ऊपर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर का क्या है बेटा? सेचुरेशन, अच्छा खासा पानी वहाँ पर जमा होता है। वाटर इन एटमॉस्फेयर। बेटा, एयर में भी वाटर होता है, पर वो किस फॉर्म में होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इन द एयर। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के टाइम में हम बोलते हैं कितनी चिपचिप है, हवा में बहुत ज़्यादा नमी है। तो वो नमी किस वजह से आती है? क्योंकि हवा में पानी बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, तो ज़मीन पे जो पानी होता है वो गर्मी की वजह से एवापोरेट होता है। अब वो एवापोरेट होगा तो किस में मिक्सचर होगा बेटा? एयर में मिल जाएगा, है ना। एयर में मिल जाता है तो हवाओं में क्या आ जाती है? नमी आ जाती है। ठंडियों के टाइम में आप देखो, बहुत ज़्यादा धूप नहीं होती, गर्मी नहीं होती, तो पानी एवापोरेट नहीं होता। पानी एवापोरेट नहीं होता तो हवाएं कैसी होती? सूखी सूखी होती हैं। वो हमें लग जाए तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है ना। समझ में आया? तो हवा में भी पानी होता है, पर किस फॉर्म में होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है। वाटर एवापोरेट होता है ओशन से और अदर वाटर बॉडीज से, किस वजह से? हीटिंग की वजह से। ठीक है। सरफेस वाटर जब हीट होने लगता है तो एवापोरेट होके वो हवा में मिल जाता है या ऊपर की तरफ जाने लगता है। फिर ये जो वाटर वेपर होती है ये कंडेंस हो जाती है ना। पहले पानी से भाप बनी, फिर भाप वापस से क्या बनेगी? पानी। तो ये क्या बना लेती है? क्लाउड्स और फॉग। और फाइनली प्रिसिपिटेट होता है, किसी ना किसी फॉर्म में पानी नीचे आएगा। प्रिसिपिटेशन और रेनफॉल में ये डिफरेंस है कि प्रिसिपिटेशन का एक फॉर्म है रेनफॉल। प्रिसिपिटेशन का मतलब किसी भी फॉर्म में अगर पानी ऊपर से नीचे आएगा तो उसे प्रिसिपिटेशन करेंगे, भले वो हेल के फॉर्म में आए, स्नोफॉल के फॉर्म में आए या रेनफॉल के फॉर्म में आए। समझ में आई बात? प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है किसी भी फॉर्म में पानी का ऊपर से नीचे आना, भले वो रेनफॉल की फॉर्म में आए, स्नोफॉल की फॉर्म में आए, हेल हो या कुछ और। ठीक है बेटा, अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है वो कंस्टेंटली मूव कर रहा है। ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज़ कनेक्टेड। जितना भी पानी अर्थ के ऊपर है वो सारा पानी कनेक्टेड है और वो कंस्टेंटली मूव कर रहा है। और जो सर्कुलेशन होता है वाटर का एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर में, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर कैन नॉट बी क्रिएटेड। पानी को हम बना नहीं सकते, ना ही तो हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। वाटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना ही तो हम पानी को बना सकते हैं, ना ही तो हम पानी को ख़त्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट स्टेट्स। हम उसे डिफरेंट स्टेट्स में ज़रूर बदल सकते हैं। ठीक है। तो ना ही तो हम पानी को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? ये जो मूवमेंट होता है किसका? ओशन वाटर का। ये 3 तरीके से हो सकता है, वेव्स के थ्रू, करेंट्स के थ्रू और टाइड्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम वेव्स को पढ़ेंगे बेटा। अब हम पढ़ेंगे वेव्स को, जिन्हें हम तरंगे या लहरें कह सकते हैं। वेव्स क्या होती है बेटा? ऑस्किलेटरी मूवमेंट होती है। आप लोगों ने पेंडुलम की मूवमेंट देखी होगी, टू एंड फ्रो जो मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? लहरें। तो वेव्स क्या है? ऑस्किलेटरी मूवमेंट है। कहाँ पर आती हैं? वाटर में आती हैं। और ये कैसे मैनिफेस्ट होती है कि भाई आपको पानी राइज होता दिखेगा और पानी फॉल होता दिखेगा। ठीक है। तो वेव्स ऑस्किलेटरी मूवमेंट है वाटर में, मैनिफेस्टेड बाय एन अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ सी सरफेस। ये जो मूविंग रिज लाइक कर्व्स हमें दिखते हैं, ये ऐसे कर्व्स, इनको क्या बोला जा रहा है? रिज। ठीक है। तो ये जो मूविंग रिज लाइक कर्व्स है सरफेस के ऊपर,
ये मेनली प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, विंड्स की वजह से। दो ओशन सरफेस पे चलती हैं बेटा। ओशन के सरफेस पे जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं की वजह से पानी में टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, वेव्स। और इस टू एंड फ्रो मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑस्किलेटरी मूवमेंट। अब हम टाइड्स पढ़ेंगे। टाइड्स, अब बेटा हम पढ़ेंगे टाइड्स को। टाइड्स क्या होता है, ज्वार। ठीक है, क्या होता है, ज्वार। आप लोगों ने कभी हो सकता है न्यूज़ में सुना हो ज्वार भाटा, है ना। नहीं सुना है तो अभी हम आगे पढ़ लेंगे क्या होता है टाइड्स। तो टाइड्स में क्या होता है बेटा, सी वाटर का राइज होता है और सी वाटर का फॉल्स होता है। ठीक है, और ये जो राइज एंड फॉल हो रहा है, ये विंड्स की वजह से नहीं होता है, बात ध्यान रखना। तो सी वाटर का राइज होना या फॉल होना किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से। किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सन और मून। अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन लगाता है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून लगाता है, या दोनों जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, उनकी वजह से कई बार हमारे ओशन में, कई बार नहीं, रेगुलर पैटर्न में हमारे ओशन वाटर का राइज होता है और ओशन वाटर का फॉल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टाइड्स। ठीक है, तो ये कभी कभी नहीं होता है, ये एक पैटर्न में चलने वाली साइकिल है जो रूटीन मूवमेंट है। ठीक है, तो राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर, सी वाटर का राइज और फॉल होगा किसकी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, सूरज और चांद, मून और सन के ग्रेविटेशनल पावर के कारण जो राइज एंड फॉल होता है सी वाटर का, उसे ही हम टाइड्स कहते हैं। जो टाइडल करंट्स होती हैं वो पूरे के पूरे वाटर मास को अफेक्ट करती हैं, फ्रॉम द सी सरफेस टू द बॉटम। सी सरफेस से लेकर के बॉटम तक का पूरा पानी हिला के रख देती हैं टाइडल करंट्स। जो सी वेव्स होती हैं जिन्हें टाइड्स प्रोड्यूस करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, टाइडल वेव्स। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि भाई पानी का रिदमिक राइज एंड फॉल, जिसे हम वेव्स कह रहे थे, उसका मेन रीज़न विंड थी। पर कई बार पानी में वेव्स, लहरें टाइड्स की वजह से भी आती हैं, और जब वो टाइड्स की वजह से आती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, टाइडल वेव्स। आई बात समझ में। चलो, अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई बताओ टाइड्स और वेव्स में क्या डिफरेंस है, तो वेव्स एक रेगुलर मूवमेंट है जो विंड्स की वजह से होता है। टाइड्स भी रेगुलर मूवमेंट है पर जिसका रीज़न विंड नहीं होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून और सन होता है। क्लियर बेटा, पहले हम टाइड पढ़ेंगे और फिर हाई टाइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा जब राइज हो सी वाटर का और ये सी वाटर कोस्टल एरिया की तरफ आने लगे, कोस्ट की तरफ आने लगे, तो उसे टाइड कहते हैं। ठीक है, और ये जो पानी है, ये जो कोस्ट की तरफ आ रहा है, इससे वाटर का जो लेवल है वो राइज कर जाता है, हाई वाटर लेवल हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं हाई टाइड वाटर। देखो पानी कोस्ट की तरफ आता है, तो बेटा ये गुजरात से लेकर के ये जो वेस्ट बंगाल तक का रीजन है हमारे इंडिया में, ये पूरा कोस्टल प्लेन है। ठीक है, अब पानी इस कोस्टल प्लेन की तरफ आ रहा है, किसकी तरफ आ रहा है, कोस्टल प्लेन की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, हाई टाइड वाटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लो टाइड। ठीक है, द फॉल ऑफ सी वाटर एंड इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द सी। अब पानी जो है वो इस साइड ना आके पीछे की साइड जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। हाई टाइड में पानी का डायरेक्शन ये था, पानी पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसे हम एब कहते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर वाटर का लेवल कम हो जाता है, इसी को हम कहते हैं लो टाइड वाटर। आगे बात समझ में। हाई टाइड वाटर कोस्टल एरियाज़ में बहुत पानी ले आता है और लो टाइड वाटर कोस्टल एरिया से ज़्यादा पानी को सी में ले जाता है। द डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड वाटर इज़ कॉल्ड टाइड रेंज। और बेटा हाई टाइड में पानी कहाँ तक गया, लो टाइड में पानी कहाँ तक गया, इनमें जो डिफरेंस था इसी को हम क्या कहते हैं, टाइड। बेटा अब हम पढ़ेंगे वो फैक्टर्स जिनकी वजह से टाइड्स होती हैं। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि द मेन रीज़न ऑफ टाइड्स इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। सूरज और चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जब धरती के ऊपर लगता है तो टाइड्स आती हैं। बेटा ये फोर्स लगता तो, ग्रेविटेशन का जो फोर्स है सन और मून का, लगता तो अर्थ के ऊपर है, पर अर्थ के ऊपर
1% वाटर है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये फोर्स अल्टीमेटली किसके ऊपर काम करने लगता है? वाटर के ऊपर काम करने लगता है, ठीक है। तो जो टाइड्स हैं उनका ओरिजिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। किसके ग्रेविटेशनल फोर्स? सन और मून के। हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, रोटेट करना मतलब उसका अपनी एक्सिस पे घूमना। फिर ये रिवॉल्व भी करती है, सन को क्या करती है? रिवॉल्व करती है ना, अपनी एक फिक्स्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट में। एक फिक्स्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो सन होता है उसको रिवॉल्व करती है हमारी अर्थ। क्लियर है? रोटेट करना मतलब अपनी एक्सिस पे घूमना, रिवॉल्व करना मतलब सन के चारों तरफ घूमना। क्लियर है? अब इसमें एक और बात आ जाती है कि जो मून होता है वो हमारी अर्थ को रिवॉल्व करता है। समझ रहे हो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है? पहला जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है ना। फिर हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ भी घूमती है। फिर मून हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो इतनी सारी समस्याएं हैं। क्या प्रॉब्लम बेटा? अच्छी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें सीजन्स देखने को मिल रहे हैं, हमें टाइड्स देखने को मिल रही है, ठीक है, हमें डे एंड नाइट देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। तो पहली तो बात, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है। वो डायरेक्शन कौन सी लेती है? वेस्ट टू ईस्ट। दूसरी जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। कौन सी ऑर्बिट पे? इलिप्टिकल। पूरी सर्कल इस तरीके की ऑर्बिट नहीं है बेटा, इस तरीके की ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसी तरह जो चंदा जी हैं, जो मून है, चंदा मामा है, वो भी अर्थ को वो भी रोटेट करते हैं, वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं। मून भी रोटेट करता है, मून भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करता है। पर ये अर्थ की तरह सन को भी रिवॉल्व करता है, पर साथ ही साथ अर्थ को भी रिवॉल्व करता है। बहुत परेशानी है भाई। अर्थ खुद रोटेट करती है, फिर ये सन के आसपास भी चक्कर लगाती है। मून खुद भी रोटेट करता है, वो भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही करता है, पर ये किसके आसपास भी चक्कर लगाता है? अर्थ के आसपास भी लगाता है। और अर्थ के आसपास चक्कर लगाते लगाते ये सन के आसपास भी चक्कर लगा रहा है। आई बात समझ में? चलो, तो जो मून है वो भी रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, और ये भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, है ना। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ चेंजेस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ एवरी मंथ। बेटा जैसे हम लोगों ने पेरीहेलियन और एपीहेलियन पढ़ा था कि ये जो ऑर्बिट है, सन इसके सेंटर में नहीं है। कई बार अर्थ सन के बहुत पास होती है, जिस पोजीशन को हम पेरीहेलियन कहते हैं। कई बार अर्थ सन से बहुत दूर होती है, उसे हम एपीहेलियन कहते हैं। तो ऐसा ही बेटा मून के साथ भी है। कई बार मून जो होता है अपनी इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, और कई बार ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। अब यही पे एक बात और समझो कि कोई चीज़ आपसे जितनी ज़्यादा दूर होगी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम आपके ऊपर काम करेगा, पर कोई चीज़ आपके पास जितनी पास होगी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा काम करेगा। आई बात समझ में? तो फिर से ध्यान से सुन लो जिसको समझ में नहीं आया है। अर्थ जिस रास्ते से होकर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है वो सर्कल नहीं है, वो इलिप्टिकल प्लेन है। उस प्लेन में एक बार ऐसा होता है कि सूरज और धरती बहुत पास होते हैं, और एक बार ऐसा होता है कि सूरज और धरती बहुत दूर होते हैं। तो बेटा जितना दूर अर्थ रहेगी सन से, उतना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर कम काम करेगा। अब ऐसे ही मून और अर्थ को समझते हैं। जो मून अर्थ को रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उस फिक्स्ड ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, कई बार मून अर्थ के बहुत पास आ जाता है और कई बार मून अर्थ के बहुत दूर होता है। तो इसी तरह मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर लगने वाला होता है, कई बार बहुत कम होता है, कई बार बहुत ज़्यादा होता है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा बेटा। अब बेटा वो पीरियड जब डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है अर्थ और मून में, उसे हम अपॉजी कहते हैं। और वो पीरियड जब अर्थ और मून सबसे पास में होते हैं, इसे पेरिजी कहते हैं। ठीक है, अपॉजी जब अर्थ और मून बहुत दूर है, पेरिजी जब अर्थ और मून बहुत पास है। बेटा अब ये जो पैराग्राफ है इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो एक मिनट, हाँ, ये रहा मून और ये रही अर्थ। बेटा अर्थ का एक पार्ट ही
एक बार में मून को फेस कर पाएगा, क्योंकि दोनों का शेप कैसा है, स्फेरिकल। तो बेटा ये मून है और ये वाला पार्ट जो अर्थ का है वो मून को फेस कर पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून का है वो इस पार्ट पे ज़्यादा काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पानी को खींचेगा, तो यहाँ से भी पानी यहाँ आ जाएगा और यहाँ से भी पानी यहाँ आ जाएगा, तो इस पार्ट में हाई टाइड आएगी। ठीक है, अब इस पार्ट में भी हाई टाइड आएगी। तो अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा मैडम ये तो कैसे पॉसिबल हो सकता, हो ही नहीं सकता। जब मून यहाँ है, पानी यहाँ खींच रहा है, तो मुझे बताओ आप मैडम कि यहाँ पीछे कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम ही नहीं कर रहा है बेटा। तो यहाँ पर एक दूसरा फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस डायग्राम में देखो, ध्यान से समझ में आएगा, ये एक रिएक्शनरी फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर भी हाई टाइड ही होगी और यहाँ पर भी हाई टाइड ही होगी। किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो एक दिन में दो जगह क्या आती हैं बेटा, हाई टाइड, और यहाँ इस एरिया में क्या आ जाएगी, लो टाइड। मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये पानी यहाँ खिंचा चला आया, तो यहाँ तो हाई टाइड आ गई। यहाँ हाई टाइड किसकी वजह से आई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आई। ठीक है, चलें अब देखें क्या लिखा है, एक मिनट। पूरा ही पढ़ना है ना इसको। देखो, जो सरफेस होता है अर्थ का, जो मून को फेस करता है, वहाँ पर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पर अपोजिट साइड में ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम होता है। इसी की वजह से पूरा पानी अर्थ के उस सरफेस का जो मून को फेस कर रहा होता है वो अट्रैक्ट होता है और पुल अप हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना। हर तरफ से पानी उस पार्ट में आने लगता है अर्थ के जो मून को फेस कर रहा होता है, तो यहाँ पर हाई टाइड हो जाती है। पर हाई टाइड अपोजिट डायरेक्शन में भी फॉर्म हो रही है, अर्थ के अपोजिट साइड में भी हाई टाइड ही फॉर्म हो रही है साइमल्टेनियसली, एक साथ में। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ रिएक्शनरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल है, इसका रिएक्शनरी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसकी वजह से आउटवर्ड बल्जेस निकल जाते हैं और दोनों साइड में एक साथ में ही क्या आती है बेटा, हाई टाइड। भले ही वो पार्ट मून को फेस कर रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों साइड में हाई टाइड ही आएंगी। एक जगह हाई टाइड आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, और दूसरी डायरेक्शन में रिएक्शनरी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या आ रही है, हाई टाइड। क्लियर है। अब हम नेचर ऑफ टाइड पढ़ेंगे। टू टाइड्स एंड एब्स आर एक्सपीरियंस्ड ट्वाइस एट एवरी प्लेस। हर जगह पे दो टाइड्स और दो एब्स होते हैं। टाइड्स बोले तो हाई टाइड और एब्स बोले तो लो टाइड्स। ठीक है, एब जहाँ पर भी मिले वहाँ पर लो टाइड समझ लेना। टाइड्स मतलब हाई टाइड की बात हो रही है। तो दिन में दो बार हाई टाइड आएंगी, दो बार लो टाइड आएंगी। ऑन द सरफेस वाटर, सॉरी, ऑन द अर्थ वाटर सरफेस इन 24 आवर। 24 आवर में अर्थ के उस सरफेस पे जिसमें पानी है, दिन में दो बार हाई टाइड आएंगी और दो बार लो टाइड आएंगी। क्लियर है। अब पहले हम हाई टाइड को पढ़ते हैं। हाई टाइड्स, जब सन, अर्थ और मून सेम लाइन में आ जाए एट द टाइम ऑफ फुल मून, न्यू मून, तो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक साथ में काम करता है और हाई टाइड्स बनती हैं। अगर हम लो टाइड्स की बात करें तो लो टाइड्स जब सन, मून की जो पोजीशन है वो राइट एंगल में होगी। कैसे, जैसे ये अर्थ है, यहाँ मून होगा तो यहाँ सन होगा, तो ये कौन सी पोजीशन है, राइट एंगल वाली पोजीशन में है। ठीक है, ये रही अर्थ, ये रहा मून और ये रहा सन। अब देखो बेटा, इसको ध्यान से देखना। ये रहा सन, ये रहा मून और ये रही अर्थ, ये एक लाइन में है। या तो ये न्यू मून के टाइम में होगा या फुल मून के टाइम में होगा। ठीक है, दो बार होगा, एक या तो न्यू मून के टाइम में या फुल मून के टाइम में, जब तीनों अलाइन होंगे, एक लाइन में होंगे, सन, मून, अर्थ या सन, अर्थ, मून। ठीक है, ये नहीं होगा अगर ये होगा
तो ऐसे लाइन बनेगी सन, अर्थ और फुल मून। ठीक है, ये नहीं होगा तो ऑलरेडी ये है, एक मिनट, ये देखो सन, मून और अर्थ। अब बेटा हम लो टाइड्स पढ़ेंगे। When the sun and moon are in the position of right angle, जब ये राइट एंगल की पोजीशन में हो विथ रेफरेंस टू अर्थ, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा सन का और मून का वो एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करेंगे। इस वजह से क्या आएगी, लो टाइड्स। फिर से ध्यान से सुनो, इस कंडीशन में क्या होगा, अर्थ, मून और सन इस तरीके से होंगे, तो इनका जो फोर्स लग रहा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये पानी को यहाँ खींच रहा है और ये पानी को यहाँ खींच रहा है, दोनों किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। जबकि यहाँ अगर ऐसा हो, सन, मून और अर्थ, तो ये दोनों ही अर्थ के वाटर को एक ही डायरेक्शन में खींच रहे थे। ठीक है, पर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई। हैंस लो टाइड्स आर फॉर्म्ड, ऐसे में लो टाइड बनती है। इस सिचुएशन दिस सिचुएशन अकर्स ड्यूरिंग 8th डे ऑफ ईच फोर्टनाइट ऑफ अ मंथ। हर मंथ की, आप लोगों ने सुना ही होगा अमावस्या और पूर्णिमा, हर मंथ में अमावस्या आती है और पूर्णिमा आती है। ठीक है, फोर्टनाइट को हम बोलते हैं 15 दिन का टाइम। ठीक है, तो वो जो महीने में 2 बार हम डिवाइड कर देते हैं, ये 15 दिन वो 15 दिन, 2 फोर्टनाइट हो गई। हर फोर्टनाइट के 8th डे पे लो टाइड आती है, किसकी वजह से, इस राइट एंगल्ड पोजीशन की वजह से, जिसमें मून, अर्थ और सन इस तरीके से आते हैं, और मून और सन का जो फोर्स लगता है अर्थ के ऊपर, इसकी वजह से इनके अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण लो टाइड बनती है। ठीक है, अब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, पीरियोडिसिटी की बात करेंगे टाइड्स की। ऑन एन एवरेज हर जगह पे टाइड्स दिन में 2 बार आती हैं। अर्थ अपने रोटेशन को 24 आवर, रफली 24 आवर में कंप्लीट करता है, तो हर जगह पे 12 घंटे के बाद आपको टाइड देखने को मिलती है। पर ऐसा नहीं है बेटा, टाइड का जो टाइम होता है वो 26 मिनट डिले होता है। ठीक है, आप लोगों ने लूनर डे सुना होगा, सुना है, लूनर मंथ सुना होगा। ये जो 26 मिनट का जो डिफरेंस होता है, किसकी वजह से आता है, मून के रोटेशन की वजह से आता है। मून भी रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो हमें ऐसा लगता है 24 घंटे में 2 बार टाइड आती है, तो दोनों बार टाइड 12-12 घंटे के डिफरेंस में आती होगी, तो ऐसा नहीं है। ये जो डिफरेंस है वो 12 घंटे 26 मिनट हो जाता है। सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ भी रोटेट वेस्ट टू ईस्ट ही करती है। जो टाइड का जो सेंटर होता है वो वेस्टवर्ड शिफ्ट करता है when the tide center completes one round। बेटा देखो, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो जो टाइड का जो सेंटर होता है वो भी वेस्टवर्ड शिफ्ट करता जाता है। when tide center complete, जब टाइड का सेंटर कंप्लीट कर लेगा पूरा एक राउंड, तो जो मून की पोजीशन है वो भी आगे की तरफ हो जाएगी, टाइड सेंटर से आगे। बाय दैट टाइम आई बात समझ में, क्योंकि दोनों ही रोटेट कर रहे हैं ना बेटा। द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। इसके रिजल्ट की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, जो टाइड का जो सेंटर होता है फिर दोबारा 52 मिनट ले लेता है टू कम अंडर द मून। आई बात समझ में, तो इसकी वजह से ये डिलेड होता है, जिसको हमने 26 मिनट्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब 12 घंटे 26 मिनट में एक बार टाइड आएगी और फिर 12 घंटे 26 मिनट में दूसरी, मतलब टोटल 2 टाइड आने में आपको 24 आवर्स 52 मिनट का टाइम लगेगा। अगर नहीं अब जिसको नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा और ध्यान से समझो बेटा। मून इज़ ऑल्सो रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, अर्थ इज़ ऑल्सो रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग। तो बेटा टाइड के सेंटर को मून से मैच करने में ये 52 मिनट का डिफरेंस आता है। ठीक है, thus a particular tide center takes 24 hour 52 minutes to come under the moon। ठीक है, मून के इन्फ्लुएंस में कंप्लीट आने में उन्हें 24 घंटे 52 मिनट का टाइम लगता है। पर इस टाइम में एक और टाइड होती है जो कहाँ पर आई होती है, अपोजिट साइड में। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितने का होता है बेटा, 12 hours 26 मिनट का। मतलब
ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर एक बार हाई टाइड आई है तो वापस से हाई टाइड कितने में आएगी? 24 hour 52 minute में, ठीक है। पर इन दो टाइड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 12 hours 26 minute। होप इतना क्लियर होगा। दो टाइड के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 12 hours 26 minute है, पर एक ही जगह दोबारा टाइड आने में कितना टाइम लगता है? 24 hour 52 minutes। अब हम बेटा टाइप्स ऑफ टाइड्स पढ़ेंगे। जो ओशनिक टाइड्स होते हैं, जो सन या मून की फोर्स की वजह से आते हैं, तो उनमें क्या होता है बेटा? बहुत सारे टेम्पोरल स्पेशियल वेरिएशन आते हैं। आप 100% इन चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार डिफरेंट पोजीशंस की वजह से, सन की डिफरेंट पोजीशंस की वजह से, कई बार मून की डिफरेंट पोजीशन की वजह से इनमें कुछ चेंजेस आते हैं। इन वेरिएशंस की वजह से जो इंटेंसिटी होती है टाइड की वो अलग अलग टाइप में आप बांट सकते हो। तो 2 इम्पॉर्टेंट टाइड्स को हम पढ़ेंगे। तो पहली जो टाइड्स होती है वो होती है स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स में क्या होता है? ये बहुत हाई टाइड होती है। किसकी वजह से होती है? जब सन, मून और अर्थ तीनों के तीनों कैसे होते हैं? सेम लाइन में होते हैं, ठीक है। ऐसी जो हाई टाइड्स होती हैं इन्हें हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन का और मून का एक साथ में काम कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस अर्थ के ऊपर लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो टाइड आएगी बहुत ज़्यादा हाई टाइड आएगी। जैसे ये रहा सन, ये रहा मून और ये रही अर्थ। सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर लग रहा है, मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर। तो यहाँ जो पानी की क्वांटिटी जमा होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, हाई टाइड आ जाएगी। जो हाइट होती है स्प्रिंग टाइड्स की वो लगभग 20% ज़्यादा होती है नॉर्मल टाइड से। समझ में आ गई बात? तो अगर ये तीनों लाइन में हैं, सन, मून और अर्थ, तो दोनों का फोर्स एक साथ में, मून का भी और सन का भी, अर्थ के ऊपर लगेगा और जो टाइड आएगी वो 20% ज़्यादा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है। और ये कब आती है बेटा? फुल मून के टाइम पे और न्यू मून के टाइम पे। कब कब? फुल मून के टाइम पे और न्यू मून के टाइम पे। अब हम नीप टाइड्स की बात करेंगे। ये कब होती है बेटा? जब सन और अर्थ ऐसी पोजीशन में हो जो राइट एंगल बनाए, जैसे मैंने अभी बताया था, सन, अर्थ और मून। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा है। ये पानी को इस डायरेक्शन में खींच रहा है और ये पानी को इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो अब इनका फोर्स आपस में एक दूसरे को काट देगा और जो टाइड आएगी वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी। सन, अर्थ और मून जब क्वाड्रेचर पोजीशन में आए, राइट एंगल की पोजीशन में आए, ये कब होता है? 7th और 8th डे पे होता है। हर 15 दिन को अगर हम माने, एक 15 दिन, तो उसमें 7वें 8वें दिन होगा और फिर दूसरे 15 दिन में भी 7वें 8वें दिन होगा। बेटा इस ज्योग्राफी को अच्छे से समझना हो ना, तो आपको अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, ठीक है, वो अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखोगे ना तो ये तो कभी तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इंग्लिश कैलेंडर में तो 1 to 30 डेज होते हैं। अब लगा लो 7वां 8वां दिन, 7वां 8वां दिन कैसे लगाओगे, है ना। अमावस्या और पूर्णिमा से जब इसको समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हर 15 दिन, महीने को 2 में डिवाइड कर दिया, 15 दिन, 7वां 8वां दिन पहले 15 दिन का और फिर दूसरे 15 दिन का 7वां 8वां दिन जब आती है नीप टाइड। ये जो टाइड होती है, यहाँ पर जो सन फोर्स लगाता है और मून फोर्स लगाते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से लो टाइड अकर होती है। सच अ टाइड विच इज़ लोअर इन हाइट दैन द नॉर्मल टाइड। अब बेटा ये जो टाइड होगी ये नॉर्मल टाइड से कम हाइट वाली होगी, ठीक है। जैसे हम हाई टाइड की बात कर रहे थे किसके केस में? स्प्रिंग टाइड के केस में। तो स्प्रिंग टाइड में 20 मीटर्स हाई होती है नॉर्मल से। ऐसे ही नीप टाइड नॉर्मल से बहुत कम होती है, इसे नीप टाइड कहते हैं। जो हाइट होती है नीप टाइड की जनरली 20% कम होती है नॉर्मल से। नॉर्मल से 20% ऊपर गया तो स्प्रिंग टाइड, नॉर्मल से 20% नीचे आया तो नीप टाइड। होप इतना क्लियर हो रहा होगा। जो टाइडल रेंज होती है बेटा वो कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है मून की, सन की लोकेशन पे। पर जो एक्सट्रीम टाइडल रेंज होती है वो स्प्रिंग टाइड के टाइम में आती है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मून का और सन का ये अलाइंड होता है, ठीक है, और एक दूसरे को रेनफोर्स करता है, सेम डायरेक्शन में लगता है, एक दूसरे को कंपनी देते हैं, ठीक है।
न्यू मून और अपोजिट डायरेक्शन फुल मून, न्यू मून के टाइम पे और फुल मून के टाइम पे। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। और बेटा इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये पार्ट समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट नहीं मिले तो मैं पार्ट 2 नहीं बनाऊँगी इसका।